गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की संकल्पना, जो कि इसका कुछ पोर्शन जो है मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद ना, शुद्ध घरेलू उत्पाद और एनएनपी, राष्ट्रीय उत्पाद जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। ठीक है, राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ, जिसमें सबसे पहले देखिए है उत्पादन विधि, जिसको मूल्य संवर्धित विधि भी कहते हैं, आय विधि है, व्यय विधि है। कुल इसके 3 विधियाँ हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को उत्पादन विधि पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उत्पादन विधि जो होता है वो 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के, ठीक ना, सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम होता है ना, आप तो पढ़ चुके हैं, अंतिम जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य जोड़ा जाता है। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है, जो कि उस समय की बाजार कीमत के द्वारा निर्धारित होती है। जो उस समय बाजार की कीमत होती है, वस्तुओं की, जो बाजार में वस्तुओं की कीमत होती है, तो इसको ही उत्पादन विधि या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिस्थापन व्यय है या फिर जो ह्रास है, जो मतलब कि घिसावट होती है मशीनों की, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो ये जो है राष्ट्रीय आय गणना की सबसे मतलब इसको उत्तम विधि भी कह सकते हैं, इसको मूल्य संवर्धित विधि भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे ये जो विधि है वो 6 चरणों में विभाजित है। कैसे कैसे इसका वो एनालिसिस किया जाता है उत्पादन विधि के माध्यम से। तो प्रथम चरण में देखिए, चरण 1 में वस्तु के विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। अब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो इसमें जो एक लेखांकन वर्ष होता है, एक लेखांकन मीन्स आप जानते हैं कि मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, एक वित्त वर्ष होता है ना, उसी को मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च एक लेखांकन वर्ष होता है। उस वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाएं हैं, उस वर्ष में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री होती है, ठीक ना, या जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रित वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य निर्धारण किया जाता है उसे ही विक्रय मूल्य कहा जाता है। मतलब वस्तु और सेवाओं का एक विक्रय मूल्य ज्ञात किया जाएगा ना, निर्धारण किया जाएगा, तो उसी को वस्तु के विक्रय मूल्य का निर्धारण कहा जाता है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक, सर्वप्रथम। फिर उसमें है दूसरे चरण में वस्तु के स्टॉक में परिवर्तन का निर्धारण। वस्तु का स्टॉक मीन्स मान लीजिए पहले जो प्रारंभिक वस्तु का स्टॉक, ठीक है, और अंतिम वस्तु का स्टॉक, उसको माइनस कर देंगे तो जो हमारे वस्तु के स्टॉक में परिवर्तन होता है, मतलब कि मान लीजिए 100 पेन जब हम स्टार्ट किए, कोई भी मान लीजिए पेन का उत्पादन करना, हम शुरू किए पेन बनाना, और 100 पेन का प्रारंभ में मेरे पास स्टॉक था, ठीक, लेकिन कुछ समय बाद या 1 वर्ष बाद या 1000 पेन, मान लीजिए 1000 पेन हमारे पास है आज के डेट में, और ठीक 1 वर्ष बाद उसका हम यदि एनालिसिस करते हैं तो मान लीजिए 100 पेन में से हमारे पास बचता है 80 पेन, तो स्टॉक में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। 100 पेन प्रारंभिक अवस्था दौर में था और लास्ट में कितना बचा, अंतिम स्टॉक कितना रह गया, 20। तो इसे कहा जाता है वस्तु के स्टॉक में परिवर्तन। ठीक है, अब है तीसरा, निर्गत मूल्य
का निर्धारण। अब ये क्या है निर्गत मूल्य, तो स्टॉक में परिवर्तन को आप उससे सूत्र के द्वारा भी, फॉर्मूला के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। स्टॉक में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम वो स्टॉक और माइनस हो जाता है प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम स्टॉक माइनस कर देंगे प्रारंभिक स्टॉक से। ठीक है, तो जो आ जाएगा वो स्टॉक का निर्धारण हो जाएगा कि लास्ट में कितना स्टॉक वस्तु का बचा। अब है निर्गत मूल्य। अब निर्गत मूल्य क्या होता है, निर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, ये तीसरा चरण है निर्गत मूल्य। तो इसमें जो है स्टॉक में इसमें निर्गत मूल्य का निर्धारण भी निर्गत और इक्वल टू शुद्ध विक्रय, जितना बेचा गया है, ठीक है, और प्लस जो हो जाता है स्टॉक में परिवर्तन, तो उसका वो निर्गत मूल्य हो जाएगा। ठीक, अब है मूल्य संवर्धन का निर्धारण। मूल्य संवर्धन का निर्धारण ये कैसे निर्धारित होता है, तो मूल्य संवर्धन में निर्गत मूल्य को माइनस कर देते हैं मध्यवर्ती उपभोग। इसको जान लीजिए। तो जो विक्रय मूल्य होता है, बेचने वाला, किसी वस्तु को बेचने वाला मूल्य, मान लीजिए इसका हम विक्रय मूल्य लगाए हैं 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपीज़, तो और वो क्या होना चाहिए, वस्तु की लागत पर आधिक्य होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, यानी कि इसकी लागत मूल्य कितनी होनी चाहिए, 6 रुपये। 6 रुपये हमारी लागत मूल्य है और इसको बेचने का मूल्य मैंने निर्धारित किया 10 रुपये। ठीक, तो इसकी गणना करेंगे तो निर्गत मूल्य आप समझ गए होंगे। निर्धारित मूल्य, मान लीजिए लागत के ऊपर जो हम निर्धारण करते हैं किसी वस्तु का मूल्य, उसको निर्गत मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो शुद्ध विक्रय हो गया, निर्गत मूल्य, और माइनस हो जाएगा मध्यवर्ती उपभोग, कितना उपभोग उस वस्तु का किया गया है। ठीक है, तो इसको हम मूल्य संवर्धन कहेंगे। ये हमेशा सरप्लस में होना चाहिए। जब प्रॉफिट होगा तभी उत्पादक जो है किसी भी कार्य में संलग्न रहेगा, किसी भी उत्पादन कार्य में संलग्न होगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब नेक्स्ट चरण है 5। इसमें तीनों क्षेत्रों के सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा सकल समृद्धि ज्ञात की जाती है। मतलब तीनों क्षेत्र का मतलब क्या है, आप पढ़ चुकी हैं, प्रारंभिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं। और ये तीनों क्षेत्र के जितने भी उत्पादक उद्यमी हैं, जो लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा जो सकल समृद्धि है, सकल समृद्धि में जो इसको कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि की जाती है, उसको इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र, और इसे बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इसी से सकल समृद्धि ज्ञात कर लेंगे तो उससे बाजार मूल्य पर जो बाजार कीमत मार्केट प्राइस होता है, पढ़ चुके हैं, मार्केट प्राइस होता है, उसी पे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात की जाती है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी उत्पादन कार्य होता है और उनके देखा जाता है कि कुल कितनी समृद्धि हुई है, कितना उत्पाद हुआ है, उसी के द्वारा जीडीपी ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 5वां चरण। अब यहाँ पे चरण 6 है। तीसरे चरण में क्या होता है, राष्ट्रीय आय कारक लागत पर इसको निकाला जाता है। इसमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप एक बार पीछे जाके रिवाइज कर लीजिएगा। बाजार मूल्य पे सकल घरेलू उत्पाद, ये हम लोग पढ़े ना।
GDP MP ये पढ़े हैं, आपको याद आ गया होगा। तो GDP MP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में, ठीक, उसको, ठीक है, उसमें से हम माइनस करेंगे ह्रास। ह्रास मीन्स जो घिसावट है, मशीनों पे जो लागत खर्च की गई है, जो पैसा खर्च किया गया है, उसको माइनस कर देंगे और उसमें से माइनस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उसको माइनस करेंगे और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय। आप सकल घरेलू उत्पाद में पढ़े होंगे कि विदेशों से प्राप्त आय को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक ना, उसको माइनस किया जाता है। लेकिन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में नेट नेशनल प्रोडक्ट में विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। तो इस पे हमको ये प्राप्त हो जाता है राष्ट्रीय आय, ठीक, इतना ये पड़ जाता है। विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये आपका हो जाता है राष्ट्रीय आय कारक लागत, यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद इक्वल टू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ह्रास, जितना हमारा घिसावट वगैरह पे खर्च हुआ है वो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो जाता है, उसको भी माइनस कर देंगे जो टैक्स वगैरह हम देते हैं और इसमें प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो ये हो जाता है पूरा उत्पादन विधि 6 चरणों में विभाजित है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं किसी भी विधि का वर्णन करने के लिए। आय विधि भी आ सकता है, उत्पादन विधि भी या व्यय विधि भी, तो आप इसका आप वर्णन कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका उत्पादन विधि। अब इसमें 2 उदाहरण के रूप में आपके सवाल दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उदाहरण एज अ एग्जाम्पल है, आप उसको ज़रा देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, उस एग्जाम्पल को आप स्वयं से देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें उत्पादन विधि की अब ये है कि क्या विधि से संबंधित सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, ठीक है। तो सावधानी में सबसे पहले है कि जो गणना के लिए जो पुरानी वस्तुओं और सेवाओं का स्टॉक है या वस्तुओं के क्रय विक्रय, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी है, इसको ध्यान देना है। यदि उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे तो उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो गलत आकलन हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो इसमें बच्चों सावधानियां, उत्पादन विधि की गणना करते समय कुछ सावधानियों को हमको ध्यान देना होगा। जैसे पहली सावधानी ये रखनी है कि पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय मूल्य को जोड़ा नहीं जाता है, इसमें कितना जोड़ा नहीं जाता है GDP में, इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको उस वर्ष मीन्स मान लीजिए पिछले वर्ष के उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो उत्पादन पे का मूल्य निर्धारित किया जाता है उसमें इसको राष्ट्रीय आय में इसको शामिल किया जाता है, तो दोबारा इसको नहीं जोड़ा जाता। जो नई वस्तुएं और का क्रय विक्रय मूल्य है उसको GDP में शामिल किया जाता है, ठीक। तो इसको पुराने वस्तुओं के क्रय विक्रय को इसमें GDP में शामिल नहीं किया, उत्पादन विधि में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा है पुरानी वस्तुओं की खरीद पे जो कमीशन दिया जाता है उसको GDP में शामिल किया जाता है, ठीक है। पुरानी वस्तुओं की खरीद पर जो कमीशन दिया जाता है उसको GDP में शामिल करेंगे, लेकिन पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। जो हम खरीदते हैं और जो हम बेचते हैं उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तीसरा है सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा स्वलेखा उत्पादन को निर्गत उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने हेतु GDP में शामिल किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि कैसे ये शामिल होता है। स्वलेखा मीन्स स्वयं, तो कुछ उत्पादक इकाइयाँ होती हैं, मान लीजिए बस मालिक जो है, ठीक है, इसमें उदाहरण एग्जाम्पल है, बस मालिक जो है वो अपने कर्मचारियों को बस के माध्यम से एक स्थान पे दूसरे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो उसमें जो लागत लगने वाला है
ठीक है, जो उसमें खर्च होता है उसमें ये शामिल किया जाता है। ठीक, समझ में आया? तीसरे कहा जाता है कि इकाइयों जो स्वलेखा उत्पादन, स्वयं से जो उत्पादन किया जाता है उसमें जो आने जाने पे जो ये सब खर्च होता है उसको इसमें जीडीपी में शामिल किया जाता है। ये हो गई आपकी तीसरी सावधानी। तो इसमें देखिए चौथा जो है सावधानी, इसमें ये है कि जिस मकान में मकान मालिक रहता है उसका एक मूल्य निर्धारित होता है उस मकान का, ठीक ना, आरोपित मूल्य मतलब मूल्य निर्धारित होता है, तो उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। क्योंकि कुछ न कुछ उस मकान की वैल्यू होती है, ठीक, जिसके कारण उसको जीडीपी में शामिल करेंगे। मकान का टैक्स लगता है ना वो, तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे है स्व उपभोग सेवाओं की मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। स्व उपभोग सेवा मीन्स जैसे हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो अपने लिए करते हैं, ठीक ना, उसके बदले में ना हमको आय मिलती है ना उसके बदले में हम कुछ खर्च करते हैं, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसका बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन है। अब जैसे देखिए, जैसे आपकी मम्मी जो है घरेलू काम करती हैं, घर में काम करती हैं, ठीक ना, तो ये जो काम करती हैं उसका उपभोग जो है सभी लोग करते हैं, खाना बनाती हैं, तो वो स्व उपभोग के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, अपने परिवार के उपभोग के लिए, तो उसका बाजार मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है, इसलिए इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ठीक, यही यदि कहीं रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में बनाया जाता खाना तो फिर उसको इंक्लूड किया जाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब है इसमें सरकारी क्षेत्र में मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। सरकारी क्षेत्र में जो मूल्य वृद्धि होती है वो जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी हैं उनके पारिश्रमिक के बराबर मूल्य वृद्धि की जाती है, न ज़्यादा की जाती है न कम की जाती है। ठीक, तो ये यदि कम हो जाएगा तो भी गलत है, अधिक हो जाएगा तो भी है, तो इसलिए दोनों का क्या होना चाहिए, मूल्य और पारिश्रमिक दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें ये कुछ सावधानियां हैं उत्पादन विधि या मूल्य समृद्धि विधि में। तो आज बच्चों हम लोग इसमें यही पढ़ते हैं, कल हम आय विधि के विषय में आपको पढ़ाएंगे और आप पहले से इसको पढ़ के रखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस समय कोविड-19 से और ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। लापरवाही जरा भी नहीं बरतिए, जैसे आप शुरू में थे वैसे ही अभी भी साफ सफाई और सैनिटाइज़र मास्क का प्रयोग भरपूर करते रहिए। धन्यवाद।